नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। असम में चल रही मैट्रिक की परीक्षा विवादों में है। परीक्षा के पहले दिन जहां खुलेआम नकल करने की तस्वीर सामने आई, वहीं इसके बाद से पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में मुख्यमंत्री के दखल के बाद जांच शुरू हुआ और अब लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने कहा है कि पेपर लीक मामले की गुत्थी लगभग सुलझा ली गई है, क्योंकि पेपर लीक मामले से जुड़े सभी लोग लगभग पकड़े जा चुके हैं। पेपर लीक मामले में पुलिस ने निश्चित रूप से सराहनीय काम किया है, लेकिन लोगों के मन में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अब तक जिन विषयों की परीक्षा हुई या आने वाले दिनों में होने वाली है, क्या वो लीक हो चुकी है? इसका जवाब देना मुश्किल है। इस मामले में जिस तरह से शिक्षकों और छात्रों को संलिप्त पाया गया, वो भी एक चिंता का विषय है। आज हम इसके इर्द गिर्द अनछुए सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं भाजपा प्रवक्ता रत्ना सिंह, साउथ पॉइंट स्कूल के प्रिंसिपल कृष्णांजन चंदा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव राकेश दास और डिब्रूगढ़ से सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर अलख निरंजन सहाय। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड की परीक्षा जो असम की होती है, 10वीं की परीक्षा, उसमें छात्र एक तरह से दिशाहीन हो चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में अगर हम बात करें तो उनको लग रहा है कि क्या आने वाला जो विषय है उसके पेपर भी लीक हो गए हैं। ये डर जो है छात्रों के मन में, ये जायज़ भी है, क्योंकि कई लोग इस मामले में जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है वो काफ़ी चिंताजनक है। सबसे पहले साउथ पॉइंट स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ है कृष्णांजन चंदा। जिस तरह से पेपर लीक की खबरें आई हैं, अब ये सवाल हमेशा सेवा पर उठने लगा है कि क्या सेवा द्वारा परीक्षा का संचालन में कहीं गड़बड़ी है, क्या कहीं खामी है? क्या सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि सेवा में गड़बड़ी नहीं, परीक्षा पत्र जहां पर भेजे गए थे वहां से ये लीक हुआ और वहां जो लोग थे, पुलिस थाने हो या जो सेंटर इंचार्ज हैं, उनके द्वारा ये पेपर लीक किया गया। यहाँ पर ये सवाल है कि हम देखते हैं सीबीएसई या दूसरे बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल ही सुचारू से हो जाती है और वहाँ पर इस तरह की खबरें नहीं आती है, लेकिन सेवा में हम ये देखते हैं। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? कहाँ खामी नज़र आती है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एजुकेशन सिस्टम जैसे बना हुआ है, उसमें तो कहीं मुझे कुछ गलत नहीं दिखता है। सब कुछ ठीक ठाक से चलना चाहिए था। लेकिन जब जो मैटर करते हैं कि प्रिंसिपल्स, स्कूल ऑब्जर्वर्स, कोई कोऑर्डिनेटर्स, इनमें अगर कुछ वैसे निकल जाए कि नियत बुरी के निकालना और रिलीक करवाना है, पैसा बनाना है, या गवर्नमेंट को वो करना है, क्या हमारा सेब जो बोर्ड है, स्टेट एजुकेशन बोर्ड जो है जी, उसको थोड़ा दबाना है, उसको थोड़ा बदनाम करना है, तो वो हो ही सकता है। क्योंकि फाइनली जाके यहाँ से भेज दिया जाता है क्वेश्चन पेपर्स, तो जहाँ उसको खोला जाता है, जहाँ उससे डिस्ट्रीब्यूट होता है एग्ज़ाम सेंटर में, वहीं अगर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि हम इसको लीक कर दें, इसको हम बेच दें, कहीं वायरल कर दें, सर्कुलेट कर दें पैसा कमाने के लालच पर, या सिंपली वो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम को बदनाम करने के लिए, गवर्नमेंट करंट डिस्पेंसेशन जो है गवर्नमेंट उनका बदनाम करेंगे, तो सोचिए कुछ इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकता है। ओनली थिंग इज़ दैट, अच्छा बात एक है कि इस बार बहुत जल्दी से ही एक कारनामा शुरू, काम शुरू हुआ, पकड़ा भी गया और जगह जगह पे अरेस्ट हुआ, उनसे पूछताछ करा। आप आगे भी मेरा ख्याल से बढ़ते जाएगा और भी कुछ जो है गिल्टी पर्सन्स जो है, इनको भी अरेस्ट किया जाएगा। जी, रत्ना सिंह भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, और लेकिन इससे पहले वो एक एकेडमिशियन है, एक शिक्षाविद भी हैं, काफ़ी अनुभव भी है रत्ना सिंह को। रत्ना, जिस तरह से पेपर लीक हुआ तो इस पर सभी वर्गों के लोगों ने सवाल खड़ा किया कि क्या सेवा मैट्रिक की परीक्षा सुचारू ढंग से संचालित नहीं करवा पा रहा है, जबकि कई ऐसी जो बोर्ड हैं, सीबीएसई हैं, या हम देखते हैं कि यूपीएससी जैसे परीक्षाएं हैं, आज तक उस पर सवाल खड़ा नहीं हुआ। लेकिन सेवा की परीक्षा में कई बार सवाल खड़े होते हैं, पेपर लीक होने का मामला सामने आता है। सबसे पहले आप क्या कहेंगे इस पर?
सभी को नमस्कार। मैं कहना चाहूँगी कि अभी कुछ देर पहले चूँकि मैं भाजपा से हूँ, मेरे पार्टी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, एकेडमिशियन भी हूँ। उस एजुकेशनिस्ट और एकेडमिशियन की बातें मैं थोड़ी रुक के करूँगी। पहले मैं प्रवक्ता के हिसाब से, जो मैं भारतीय जनता पार्टी की रिप्रेजेंट करती हूँ, हमारा एक न्यूज़ आया है जिसमें भवेश कलिता जी ने बोला, हमारे पार्टी के जो सभापति हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो एंटायर प्रोसेस हुआ था ना पेपर लीक का, जो लोग पकड़े गए हैं उनसे छानबीन करके पता चला है कि उनका तालमेल और उनका संपर्क कांग्रेस पार्टी के साथ था। और जिसमें ये पता चला है कि प्रसन्न दास जो थे, जो पकड़े गए टीचर, वो पश्चिम तेलाही मंडल युवा कांग्रेस के सभापति थे और 2011 से 12 तक वो ब्लॉक कांग्रेस के सदस्य भी थे। सेकेंडली, नॉर्थ लखीमपुर एससी डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन में भी वो थे। और कुमुद राजखवा जो पकड़े गए हैं टीचर, वो उनका सारा घर ही कांग्रेस से संबंधित है। साथ में उनकी जो भाभी हैं, वो वार्ड मेंबर के साथ साथ वो पंचायत की वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व भी उनके पास है। और भवेश कलिता ने असमिया में उनका वो आया है, सरकारक बदनाम करी बोले फादिल करिছিলে प्रश्न काकत अभियुक्त शिक्षकर परियालत आसे कांग्रेस और वार्ड काउंसिलर। तो इस पृष्ठभूमि के साथ थोड़ा मैं कहना चाहूंगी कि सरकार को यदि बदनाम करना चाह रहे हैं और कांग्रेस जहां जहां सरकार को घेरना चाहती है, अरे आप आइए सदन में घेरिए। सदन में तो आप घेर नहीं पाते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे गलत और गंदा काम कर रहे हैं जिसके वजह से सरकार की बदनामी तो अलग बात है। सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, कहा कि मैं दायित्व लेता हूं और इसको मैं ठीक करूंगा। लेकिन साथ में आप बताइए, जो कांग्रेस के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कितना गलत और गंदा काम कर रहे हैं कि बच्चे इसमें हैं। आज बच्चे और उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स और उनके गार्जियन जो इतना मेहनत करके बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, आज आप एक सरकार को बदनाम करने के लिए, हिमंत बिस्व शर्मा को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए आपने पेपर लीक करवा दिया। आपने नहीं सोचा कि वो लाख लाख बच्चे जो परीक्षा में बैठेंगे, रात रात पढ़कर वो बेचारे बैठते हैं, उनका कितना तकलीफ हो रहा है, उनकी कितनी डिप्रेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आप सरकार को बदनाम करते हैं, लेकिन सिस्टम तो इतना खुला हुआ है कि आप खुद बदनाम हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार हमेशा सही कदम उठाकर आगे बढ़ती है, निर्भीक है और ओनस, वी टेक दी ओनस। सरकार ओनस लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हमने किया है, हम सिस्टम को ठीक करेंगे। और जैसे चंदा सर ने कहा कि सिस्टम तो इतना फुल प्रूफ होता है कि जहां से क्वेश्चन पेपर बनता है और सेंटर तक हर चीज सही तरीके से जाता है। लेकिन यदि सेंटर पर ही कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल का कोई हेडमास्टर वो दूसरे मोडस ऑपरेंडी लेके बैठा है, उसके अंदर वेंडेटा है, बदले की भावना है, दूसरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ बिलोंग करता है, तब क्या कह सकते हैं? एक शिक्षक, एक हेडमास्टर का कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होना चाहिए। नो डाउट वो वोटर हो सकता है, लेकिन उसका एक निष्पक्ष लेकर ही चलेगा, तब जाकर वो एक बच्चे को पढ़ा पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। यही मैं कहना चाहूंगी। जी रत्ना जी, यहाँ पर आपने कांग्रेस पार्टी का नाम भी लिया और ये भी बताया कि जो लोग पकड़े गए हैं उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से है। यहाँ पर 3-4 लोग नहीं पकड़े गए हैं, यहाँ पर 28 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और इनमें छात्र भी शामिल हैं। तो क्या वो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ। मैं बात बोल रही हूँ कि आज ये बात पता चला है, पुलिस इसकी छानबीन करेगी, सीआईडी जांच हो रहा है और सब कुछ जांच होगा। ये कहने की बात है कि जब मुख्य शिक्षक ही आरोपी जो मैंने पकड़े गए हैं लोग, उनका मेन परिवार से संपर्क है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ वो विपरीत आइडियोलॉजी में तो वेंडेटा ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? यानी आपको लगता है कि जो विपक्षी पार्टी है, खास करके कांग्रेस पार्टी और उनके कभी सदस्य रहे हैं या मौजूदा सदस्य भी हैं, उनकी एक साजिश आपको लगता है? आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा जांच होगी। ठीक है, तो जांच में और भी बहुत सारी बातें सामने आएगी। राकेश दास हैं, एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव, हमारे साथ हैं और इनसे जान लेते हैं कि एक छात्र संगठन के रूप में आपको जिस तरह से आवाज़ उठानी थी, आपने हालांकि पहले दिन जब ये मामला सामने आया तो आपने सरकार के खिलाफ अपनी नाराज़गी भी जाहिर की, लेकिन उसके बाद की स्थिति पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? क्या सरकार ने संतोषजनक कार्रवाई की है या आप सरकार से कुछ और अपेक्षाएँ रखते हैं? देखिए, पहली बात तो एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम जब समाज के बीच में ये विषय आया तो पहला हमारा एक ही डिमांड था कि जो भी इसमें जुड़ा हुआ है इस मामले में, उस सभी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उन लोगों को एक ऐसा मतलब सज़ा दे कि वो दूसरी बार ऐसा काम करने के लिए वो लोग साहस ना करें। दूसरी बात कि इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। मेरा एक मानना है कि जैसे एक सरकार एक प्रोसेस है, सेवा एक अलग संस्थान है, उनके एक प्रोसेस है, वहाँ पे स्टाफ है, उन लोगों का एक टीम है।
तो यहाँ पे मतलब ये प्रोसेस में कहाँ गलती हो गया वो हमें ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हम देखा जाए कि एक लगातार एक नहीं दो नहीं ऐसे हर दिन पेपर का अगर लीक होते रहेंगे और एग्ज़ाम्स अगर इसमें डिले होते रहेंगे तो स्टूडेंट्स का मानसिक स्थिति में कैसा एक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा विषय है कि जब भी जो आसाम का जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं उस सबसे आह्वान करता हूँ कि ये समय है कि स्टूडेंट्स के साथ हम खड़ा रहे, ना कि इस पूरे प्रोसेस को हम पॉलिटिकलाइज करें। जैसे उस दिन भी आपका ये मीडिया ने बहुत लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि आप शिक्षा मंत्री का आप ये रेजिग्नेशन मांगते हैं क्या। हम कौन होते हैं शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन मांगने के लिए? हमें चाहिए कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर यहाँ पे सुरक्षित हो और उसके लिए जो सेवा का प्रोसेस है, सेवा का जो ये स्टाफ है उसमें सुधार लाइए, उन लोगों का प्रोसेस में सुधार लाइए और नेक्स्ट टाइम ऐसा काम ना हो उसके लिए कुछ एक नया कुछ मेरे हिसाब से मेरा एक डिमांड है कि मैं चाहता हूँ ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसा सरकार आइन लाए, ऐसा एक लॉ लाए जिसमें ऐसे मामले में जुड़े हुए सभी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि वो दूसरी बार ऐसा काम करने के लिए साहस ना करे। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो टीचर इन्वॉल्व है, वो कौन से पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्या आइडियोलॉजी है, वो हमें नहीं लेना देना, लेकिन वो टीचर है, उसमें स्टूडेंट्स भी जुड़ा हुआ है। तो उन लोगों का एक्चुअली मोटिव क्या था? एक एग्ज़ाम जब 12 तारीख तक एक स्टूडेंट्स को कन्फर्म है कि 13 तारीख को वो एग्ज़ाम में बैठेंगे, लेकिन 12 तारीख रात को उनको पता चलता है कि 13 तारीख को एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो वो समय में उनका मानसिक स्थिति क्या होगा? तो ऐसे जो काम है, ऐसे प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, बहुत लोगों को पकड़ा, उनके आधार पर फिर असामीज़ वाला विषय भी आ गया कि वो लीक हुआ है। लेकिन आने वाला जो एग्ज़ाम्स है उसमें स्टूडेंट्स का एक सुरक्षित हो। जैसे मैं आज मीडिया में भी देख रहा था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स अभी रोड पे आ गया है, वो लोग आंदोलन करने लगे हैं, लेकिन वो उसके पीछे कौन है? अभी वो लोगों को मेरा दायित्व, मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते हमारा दायित्व होना चाहिए। जैसे मैं पर्सनली 20 लोगों को फ़ोन किया जो इस बार 10th का एग्ज़ाम दिया है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आने वाला एग्ज़ाम अच्छा होगा, हम आप लोगों के साथ हैं। तो ये समय स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुझे ऐसा लगता है कि सभी विषय को पॉलिटिकलाइज ना करके ये समय स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहे और सेवा का जो भी सुधार करना है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्टाफ चेंज करिए, आप लोग चेयरमैन को भी चेंज कर दीजिए, अगर पॉसिबल है तो स्टाफ चेंज कीजिए, एक नया स्ट्रक्चर लाइए, नया लोग लाइए, ताकि वो लोग नेक्स्ट टाइम ऐसा काम करने के लिए आगे ना बढ़े। और सरकार इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विषय, जो भी व्यक्ति ये विषय के साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे और एक ऐसा आइन, ऐसा लॉ लाए कि वो लोग नेक्स्ट टाइम ये काम करने के लिए डरे कि हाँ ये काम करेंगे तो हमें कड़ी से कड़ी सजा सेवा पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एन सहाय भी हैं, लेकिन इससे पहले समय हो गया है, हमें जाना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सेवा द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा में और इसमें सामने आई कमियों के ऊपर, किस तरह से पेपर लीक हो रहा है। क्या स्कूलों पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव भी एक कारण है जिसके चलते एक शिक्षक और छात्रों के मन में इस तरह की बातें आती हैं? जून 2022 में सरकार ने 294 स्कूलों को खराब प्रदर्शन करने के कारण उन पर कार्रवाई करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। कारण से संतुष्ट नहीं होने पर इस साल फरवरी में 107 स्कूलों को सेवा से बाहर कर दिया गया, यानी उनकी मान्यता ही खत्म कर दी गई। ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो विजुअल आपके सामने हैं। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ स्थित सॉल्ट ब्रुक एकेडमी एक जाना पहचाना शिक्षण संस्थान है। इसके 7 छात्र पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। सॉल्ट ब्रुक एकेडमी के छात्र मैट्रिक और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 स्थान पर कई बार आ चुके हैं। आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे रिकॉर्ड को देख सकते हैं, जिसमें इस संस्थान के छात्र टॉप 10 लिस्ट में शामिल रहते हैं। ये दिखाकर हमारा मकसद संस्थान पर सवाल खड़ा करना नहीं है या छात्रों के अच्छे प्रदर्शन पर सवाल खड़ा करना नहीं है, लेकिन हमेशा टॉप पर रहने के दबाव को दिखाना है। असम में 42,000 स्कूल हैं, लेकिन पिछले कुछ साल के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 2-3 स्कूलों के छात्र लगातार टॉप 10 में ही हैं। क्या 40 से अधिक हजार स्कूलों के छात्र अच्छा प्रयास नहीं करते हैं? ये सवाल बनता ही नहीं जब पेपर लीक जैसे मामले सामने नहीं आते। हम आपको बता दें कि टॉप 10 लिस्ट में 3-4 स्कूल ऐसे हैं जिनके नाम लगातार हर साल आते हैं। सेंट मैरी स्कूल, सॉल्ट ब्रुक एकेडमी और इसी तरह के 3-4 नाम और हैं जो मैट्रिक की परीक्षा हो चाहे 12वीं की परीक्षा हो, हर बार टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 में आते हैं।
क्या उन 40,000 स्कूल के छात्र प्रयास नहीं करते हैं? क्या वहाँ के शिक्षक प्रयास नहीं करते हैं? फिलहाल हमारा सवाल उन पर नहीं है, लेकिन ज़रूर जब पेपर लीक का मामला सामने आता है और सॉल्ट ब्रुक जैसे एकेडमी के छात्र उसमें शामिल पाए जाते हैं, तब ये सवाल खड़ा होता है और ये जांच करना सरकार का विषय है। हमारा काम नहीं है, हमारा काम दिखाना था, हमने आपको दिखाया। बहरहाल आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, ए.एन. सहाय, डॉक्टर ए.एन. सहाय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ए.एन. सहाय, इस बार मैट्रिक की परीक्षा में आई कमियों पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको कहाँ कहाँ सुधार नज़र आती है जो हमें करना चाहिए। हालांकि ये बात आप भी मानेंगे कि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और सीआईडी और पुलिस के कोऑर्डिनेशन में काफ़ी कुछ सामने आया है। धन्यवाद। आपने जो कहा कि इस पुलिस ने तत्परता से काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें गर्व होता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि गलती हमारी है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन समस्या इतना ही नहीं है, ये गंभीर समस्या है। पेपर लीक का एक ऐसा गंभीर समस्या जब राष्ट्रीय स्वरूप लेता चला जा रहा है और जब इस पर चर्चा होती है या कोई पकड़ाता है तो कुछ लोग इसका राजनीतिकरण करने लगते हैं, जबकि मामला राजनीति से बिल्कुल अलग होना चाहिए। और किसी भी कोई भी आदमी हो, अगर इसमें संलिप्तता उसकी है तो सजा का हकदार होना ही होगा उसे। मैं जहां तक देखता हूं कि आज का जो हमारा समाज बन गया है, उसमें बहुत बड़ा दबाव है बच्चों पर। उन्हें रैंक में आना है, अच्छे नंबर लाने हैं, बल्कि 99-100% लाने पर भी उनको लगता है कि और मिल सकता था। और बहुत बड़ी आकांक्षा उनके मन में जो अभिभावक हैं बच्चों पर हैं, और नए नए कोचिंग संस्थान उनके ऊपर भी दबाव है कि हमको बनाए रखना है। जैसे टीवी में रैंकिंग का होता है, रेपो दर बढ़ता है, उसी तरह ये चाहते हैं कि हमारा भी रिपुटेशन बढ़िया बना रहे और पेपर में छपवाते कि हमारे स्कूल से इतने बच्चे इतने टॉप 10 में आए हैं। ये जो दबाव है गलत काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है और नैतिकता की जगह अनैतिकता का सहारा लेते हैं। मैं तो समझता हूं कि इसमें सिस्टम ही करप्ट होने लगा है। कुछ लोग जो पैसे के लोभ में कुछ भी करने को अपने हिसाब से सही मानते हैं, बच्चों का भविष्य नहीं देखते हैं। मैं देखता हूं कि सिस्टम में जो प्रश्न पत्र वहां से आता है, सोचिए जरा, वो वहां से पहले थाना में जाता है और परीक्षा के 2 घंटा पहले इस जो केंद्र प्रभारी हैं और कुछ लोगों के निगरानी में ये प्रश्न पत्र निकाला जाता है, तो उसके बाद परीक्षा हॉल में पहुंचाता है। तो फिर ये गायब, ये प्रश्न पत्र आउट कैसे हुआ? कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है जो आउट करता है। तो ये सिस्टम को छेद करने वाले दीमक को पहचानना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि जो भी करते हैं गलत काम, सजा का प्रावधान करा होना चाहिए। जैसे अभी एक सजा का प्रावधान किया है कि अगर परीक्षा में नकल ये क्वेश्चन आउट करवाते हैं और पकड़े गए और वो प्रमाण हो गया तो उनके ऊपर करोड़ों रुपए तक का फाइन हो सकता है। जो परीक्षार्थी पैसा देकर प्रश्न पत्र लेते हैं उनको भी अगर प्रमाण मिल जाए तो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक सजा का प्रावधान व्यवस्था किया है। जब तक इस तरह का भय नहीं फैलेगा ऐसे लोगों के बीच, तब तक इस तरह का काम चलता चलेगा। और राष्ट्रव्यापी समस्या को सॉल्व करना है, इसे हम परीक्षाओं छात्रों के हित में करना है, उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना है। तो हमें ऐसे कानून बनाने होंगे जो उनको भयभीत करे और इस रास्ते में आने रोके। जी हालांकि कुछ हमारे साथी बोले कि उन्होंने राजनीतिकरण का बात बोला, लेकिन उनके बात से सुनकर लगा कि वो कहीं न कहीं सीधे न आकर बाएं पीछे पिछले दरवाजे से राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। धन्यवाद। क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो उनकी बातें राजनीतिक हो सकती है, लेकिन सभी लोग हमारे साथ राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। डॉक्टर ए.एन. सहाय हमारे साथ साउथ पॉइंट स्कूल के प्रिंसिपल कृष्णांजन चंदा हैं और इन्होंने शुरुआत में बड़ी अच्छी बात कही
लेकिन हम फिर आप वापस वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ कुछ स्कूल जो हैं 294 स्कूल जून 2022 में उनको नोटिस भेजा गया। कारण बताओ, नोटिस भेजा गया कि क्या वजह है जो आपका प्रदर्शन इतना खराब है, क्यों ना आपको सेवा से निलंबित कर दिया जाए, सेवा से क्यों नहीं आपका मान्यता रद्द कर दिया जाए। इस तरह के सवाल पूछे गए थे और उनमें से कम 41 स्कूलों ने इसका जवाब ही नहीं दिया। बाकी स्कूलों ने जवाब दिया तो वो संतोषजनक नहीं थे। कम से कम 107 स्कूल जिन्हें सरकार ने मान्यता जिनकी रद्द कर दी है। कृष्णांजन चंदा जी, क्या इसको आप एक दबाव के रूप में भी मानते हैं? हम देख रहे हैं कि इसमें शिक्षक और छात्र भी गिरफ्तार हुए हैं। कहीं ना कहीं उस संस्थान के हेड रहते हुए या मुखिया रहते हुए कोई अगर शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पास हो तो उनकी स्कूल की साख बच जाएगी, क्योंकि सरकार का भी एक ऊपर से दबाव है कि अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा प्रदर्शन करें। अगर उनको लगता है कि इस तरीके से भी अगर कुछ वो अपना स्कूल का प्रदर्शन ठीक कर पाएँ तो वो इस तरह के काम में लगे रहते हैं। इस पर क्या आप टिप्पणी करें? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस पे, क्योंकि जब हम देखते हैं कहाँ लीक हो रहा है, कौन स्कूल के बच्चे इससे फ़ायदा ले रहे हैं, तो देखा जाता है कि सब इस्टेब्लिश्ड बड़ा स्कूल बड़ा शहर का है। गांव वाला स्कूल जहाँ ज़्यादा निलंबित, जो आपने बोल रहे थे कि बहुत स्कूल सारे निलंबित हुआ, वो सब गांव के स्कूल है। उसमें पढ़ाई ठीक से नहीं होता, क्योंकि ट्रेन टीचर है ही नहीं, अप टू डेट जो है हमारा फैसिलिटीज़ है ही नहीं। किस स्कूल में तो बाथरूम भी नहीं होते हैं आजकल, तो भी थोड़ा नज़र दिया जा रहा है इस बारे में। कोई लेबोरेटरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम इस मुताबिक मैं इस पर बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि दबाव में आके ही कर सके। दिस इज़ प्योरली पैसा के चलालच। और जो अब जो एक टिप्पणी किए थे जो कुछ स्कूल उनका जो रिज़ल्ट बराबर अच्छा होता है वो चलाने के लिए बेसिकली एवरी ईयर दे शुड गेट पोजीशंस, ये भी एक वजह हो सकता है। लेकिन एक बात है कि जब तक अपना चिंता में या इसमें सुधार नहीं है, जो हमारा एजुकेशन लीडर्स जो हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर्स, ऑब्जर्वर्स, तो तब तक ये सुधरेगा नहीं, ये तो ऐसे ही चलते रहेगा। ओनली थिंग इज़ दैट इसको हमने फुल प्रूफ करना है। कैसे नहीं हो सकता है, मतलब पूरा रास्ता बंद कर देना है, जिससे जो सीबीएसई ने करता है। अब सीबीएसई जो सिस्टम है पूरा डिफरेंट है, उसमें से लीकेज होने का सवाल ही नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम। मेरे साथी ने बोला कि हाँ कोई कुछ जगह में होते हैं, लेकिन फ्रॉम व्हाट वी, बिकॉज आई एम ऑल्सो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट, मैं खुद 10th 12th का बोर्ड्स का एग्ज़ाम चलाता हूँ। हमारा हमारा सीबीएसई का पैटर्न क्या है इसके बारे में जी, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा रुकना होगा, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद सीबीएसई का पैटर्न क्या है और क्यों सेवा से अलग है, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं पेपर लीक मामले में, कैसे हो सुधार, आगे चलकर क्या इसका सही रास्ता होना चाहिए। हमारे साथ कृष्णांजन चंदा हैं जो ये बता रहे थे कि सीबीएसई का पैटर्न किस तरह से अलग होता है, और इसके बाद रत्ना जी के पास जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीबीएसई क्यों इस मामले में अलग है और उस पर इस तरह के सवाल खड़े क्यों नहीं होते हैं। क्या है सीबीएसई का पैटर्न? सीबीएसई इस बारे में बहुत कुछ सुधार लाया। पहले तो सीबीएसई में हुआ करता था, लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो उसका वजह है कि हम बिल्कुल सीबीएसई ने बिल्कुल इसको फुल प्रूफ बना लिया। देखिए, इवन इन फॉर सेवा से जब निकलता है तब तक कुछ नहीं होता है, वो जब सेंटर में पहुंचता तब वहीं हंगामा होता है, वहीं लीक हो जाता है। सीबीएसई क्या होता है, सीबीएसई का जो पेपर्स आते हैं हेडक्वार्टर दिल्ली से आता है, आके डायरेक्ट सीबीएसई भेज देता है बैंक में। एक डेजिग्नेटेड बैंक होता है हमारे स्कूल के साथ अटैच, जो वहाँ उनका स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। फिर परीक्षा का पहले दिन, परीक्षा का
जिस दिन होता है परीक्षा उसका उस दिन सुबह को ही जाके हमें उसको निकालना पड़ता है। वो सील वगैरह होता है उसमें, 3-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होता है पहले, एंड एवरी स्टेप हम जो प्रोसीजर है उसको फिल्म किया जाता है, वीडियो किया जाता है, फोटो खिंचा जाता है। जो हमारा जैसे सेंटर सुपरिटेंडेंट वो पैकेट लेके जो निकाला वहाँ से फिर से सेंटर एग्ज़ाम सेंटर पहुँचाना है, उसको लेके फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसको फिर अपलोड होता है। और एवरी स्टेप इज़ लाइक फिल्म्ड वीडियो और करके अपलोड हो जाता है। सो ये रिकॉर्ड में रहता है सब कुछ, क्या कौन कितना निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, कहाँ निकल जा, उसके बाद करके फिर वो बैग सील करके वापस स्ट्रांग रूम वो ले आके परीक्षा हॉल में सेंटर में चला आता है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट एग्जाम में फिर सेम थिंग हैपन्स, और इंक्लूडिंग, और जैसे कि जब हम पैकेट लाते हैं बैंक से, बैंक मैनेजर मौजूद रहता है वहाँ, ऑब्जर्वर मौजूद रहता है, सेंटर सुपरिटेंडेंट मौजूद रहता है। उसके बाद सेंटर में लाया जाता है, सेंटर में ला के पैकेट में डाल इन अंडर सुपरविजन अगेन ऑब्जर्वर, उसमें भी फोटो वीडियो वगैरह करना पड़ता है। फिर क्लासरूम में जाता है, क्लासरूम में सेंटर सुपरिटेंडेंट, इन्विजिलेटर्स दो, टीचर्स स्टूडेंट्स दो, उनका प्रेजेंस में उसको खोला जाता है। तो उस एंड एवरीथिंग इज वीडियोग्राफ्ड, एवरीथिंग इज फोटो खींच से उसको अपलोड करो, एवरी स्टेप इज मॉनिटर्ड एंड वीडियोग्राफ्ड एंड फोटोग्राफ्ड एंड अपलोडेड, जैसे कि ताकि सीबीएसई को भी पता चल जाए रियल टाइम में कि क्या हो रहा है। सो दैट वे बिल्कुल फुल प्रूफ, किसी तरह से कोई लीकेज होने का संभावना है ही नहीं, इसमें चांस ही नहीं। तो यहाँ पर 2 सवाल हैं रत्ना जी, इसका जवाब आपके मन में होगा। यहाँ पर जो कृष्णांजन चंदा कह रहे हैं कि किस तरह से सीबीएसई का तरीका अलग है, यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या बैंक पुलिस स्टेशन से ज़्यादा सेफ है? जी, ये सवाल उठ रहा है क्योंकि सीबीएसई के जो स्ट्रांग रूम है वो बैंक में होता है, और सेबा का स्ट्रांग रूम पुलिस स्टेशन में है। तो फिर इन्होंने ये भी कहा कि पूरी जो सिस्टम है, पूरा तरीका है, प्रोसेस है, वो वीडियोग्राफ्ट होता है और लोग वहाँ मौजूद होते हैं, ऑब्जर्वर मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने दूसरा हमारा सवाल ये था कि जो भी सीसीटीवी लगाने थे, सुरक्षाकर्मी खड़ा करने थे, हमने एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास लगा दिए, लेकिन जहाँ स्ट्रांग रूम है, जहाँ पर पेपर रखे हुए हैं, आंसर शीट फिर वापस वहाँ आने हैं, उसको हमने सुरक्षित करने में कहीं कमी कर दी क्या? इस पर क्या टिप्पणी? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि सरकार ने तो कहा है ना कि अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी बात है, और दायित्व लिया है सीएम ने कि हमने हमारे से गलती हुई है, जो भी है लेते हैं दायित्व। लेकिन हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा कि सिस्टम को रेक्टिफाई करना है, उसको अब बहुत सारी चेंजेस लानी है। आज जैसे चंदा जी बोल रहे थे, और जैसे खुद ही ये सेंटर सुपरिटेंडेंट है, प्रिंसिपल है, एक बड़ी सी स्कूल चलाते हैं साउथ पॉइंट, और मैं भी कुछ हद तक मैं भी एक स्कूल में रही, प्रिंसिपल हूँ, मैं भी सेंटर सुपरिटेंडेंट रही। क्लास 10 और 12th के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, कॉपी इवेल्युएशंस कराना, हम लोग, मैं खुद सीबीएसई की प्रिंसिपल रह चुकी थी। हम लोग जो कॉपी, जो सेंटर से हम लोग स्ट्रांग रूम से जो ले आते थे, फ्यू मिनट्स लाइक फ्यू आवर्स, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले कॉपी आता है, सीट्स आते हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो लॉकर में रहते थे। लॉकर की चाबियां, ऑब्जर्वर, ये सारी चीज़ें, एक सिस्टम होता था, उसको करने में बड़ी बात नहीं है। आज मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि पुलिस स्टेशन सेफ नहीं है। पुलिस स्टेशन का काम जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। वो क्रिमिनल को पकड़ के रखेंगे, जो भी उनका प्रोसेस एक अलग होता है। एकेडमिक और एजुकेशन लाइन में वो सिक्योरिटी देंगे, लेकिन वो स्ट्रांग रूम का भी एक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आज बैंक को दे दिया जाता है और पुलिस उसको सपोर्ट करती है। जैसे जब हम लोग प्रिंसिपल थे, या ये भी हैं, जब हम बैंक में पेपर लेने जाते तो पुलिस हमें एस्कॉर्ट करती है, सिक्योरिटी प्रदान करके कि रास्ते में कहीं छीना झपटी ना हो, और बैंक से हम पेपर लेके आते हैं और प्रोसेस होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जरूरी नहीं कि सेवा को सीबीएसई बना दो, ये नहीं मैं बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, सिस्टम जो है, उनको हम चेंजेस करके ला सकते हैं। अभी रिसेंटली सीबीएसई के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया, कंपार्टमेंटल पेपर पे माइक्रोसॉफ्ट का हुआ है, जिसमें क्वेश्चन पेपर पे वाटर मार्क्स डाले जाएंगे और वो स्पेसिफिक हो जाएगा, पता रहेगा, और पूरा उनका ऐसा होगा कि एनक्रिप्टेड कुछ कोड्स होते हैं, इजीली पता चल जाएगा कि किस सेंटर से लीक हुआ, कहाँ से क्या हुआ, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, हम क्यों ना उसको यूज करें, उपयोग करें। रही बात, देखिए मैं तो कहूँगी लालच एक बहुत बुरी बला है, और आज इस लालच की वजह से जो लोग पकड़े गए हैं वो तो अपने भुगतेंगे ही, जो कानून के दायरे में आ गए हैं वो तो पकड़े जाएंगे, भुगतेंगे भी। जो स्कूल की लालच है कि हमारा रिजल्ट अच्छा रहे,
बिना मेहनत करे, बिना पढ़ाए हम चाहेंगे कि हमारा टॉपर हमारे स्कूल से हो या स्टैंड करे या स्टार मार्क्स होल्डर्स रहें, ये गलत चीज़ें हैं। मेहनत कराइए, अपने टीचर्सों को आप लगाम लगाइए, पढ़वाइए और करवाइए। सेकेंडली और थर्डली और एक बात है कि जिन स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों पर नकेल हमारे सीएम सर और हमारे जो सिस्टम ने नकेल लगाया कि आपको परफॉर्म करिए नहीं तो पेरिश हो जाइए, परफॉर्म और पेरिश। आप परफॉर्म करेंगे तो सस्टेन करेंगे, आप अपना काम करके दिखाइए, रिजल्ट अच्छा करिए। कितने सालों से रिजल्ट अच्छा नहीं है, टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं कि नहीं रहे हैं पता नहीं चलता है। आज बहुत सारे स्कूलों की ऐसी हालत है, मैं तो कहूंगी कि मैं वाहवाही दूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत चीजों को सही लाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि डाउन जब हम जमीनी हकीकत पे पहुंचते हैं, जहां टीचर, हर एक टीचर जो एक क्लास में बच्चे के साथ इंटरेक्ट करता है, नंबर्स ऑफ टीचर्स देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए, वहां क्या हो रहा है, ये सारी चीजों को अपना देखना पड़ेगा। सरकार तो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है कि पढ़ाई हो, स्कूलों में माहौल बने, लेकिन माहौल कौन बनाएगा? टीचर और बच्चे मिलकर बनाएंगे, सिस्टम स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन बनाएगा। लेकिन वहां पर बच्चों की रेशियो, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में बोल रही हूं, बच्चों की रेशियो टीचर की रेशियो के कंपेयर करिएगा। स्कूल में टीचर भरे हुए हैं, बच्चों की संख्या कम है। सो आज ये चीजें देखनी पड़ेगी कि हम सिर्फ पैसा कमाना चाह रहे हैं, हमें सैलरी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी क्यों फिक्स नहीं की जाए? हमारा अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, और जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, एक सेंटर सुपरिटेंडेंट के हिसाब से मैं आज इतने साल तक मैंने स्कूल के एग्जाम्स चलाए हैं, मैं अकाउंटेबिलिटी लेती थी। इतना बड़ा रिस्क होता था कि एक पेपर भी गुम हो जाएगा। हमने नीट के एग्जाम्स करवाए, हमने IEEE के एग्जाम्स करवाए, हमने JEE के एग्जाम्स करवाए, सब करवाए। हमारे अंदर एक अकाउंटेबिलिटी था कि एक भी पेपर कहीं कुछ हुआ तो कितने करोड़ बच्चे, कितने लाखों बच्चों का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ये भावना लेकर हम काम करते थे, घर से निकलते थे। वो भावना कहाँ मिसिंग हो गई है? आज वो टीचरों में क्यों भावना नहीं है? आज वो हेडमास्टरों में क्यों भावना नहीं है कि हम डेडिकेटेड होकर बच्चों को पढ़ाएं? यहां लालच की भावना तो कोई बात नहीं है। जहां हमें कहते थे ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते थे, आज उस चीजों को क्यों लोग भूल रहे हैं? आज टीचर और हेडमास्टर वो क्यों भूल रहे हैं कि आप पर तो समाज का नजर केंद्रित है, आपसे समाज सुधरेगा। लेकिन आप ही यदि चोर बन जाएंगे, आप ही यदि डकैत बन जाएंगे, तो हमारे बच्चे कैसे सुधरेंगे? हमारा समाज आपको कैसे सम्मान देगा? मैं तो टीचर फ्रेटर्निटी से हूं, चंदा जी टीचिंग फ्रेटर्निटी से हैं। बेसिकली हम सब टीचर हैं, और हम चाहेंगे कि हमारा जो टीचिंग समाज है अपने आप पे धब्बा ना लगाए। सेंटर सुपरिटेंडेंट, हेडमास्टर, टीचर प्लीज धब्बा ना लगाएं। कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, सबको भूलें, और बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चों को एक अच्छा समाज, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हमें लाना है, और हमें उन्हें आगे बढ़ाना है। जी, डॉक्टर AN सहाय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राकेश भी हमारे। सबसे पहले डॉक्टर AN सहाय के पास जाते हैं। शिक्षकों में लालच की भावना क्यों है? एक सवाल खड़ा कर दिया रत्ना ने कि सबकी नहीं बोल रही हूं मैं, सब टीचर के लिए बारे में नहीं बोल रही हूं, लेकिन जो टीचर पकड़े गए हैं वो तो हमें, हमारे समाज को कलंक कर रहे हैं ना, कलंकित कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे टीचर बदनाम हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो टीचर जो पकड़े गए हैं, जो शिक्षक गिरफ्तार किए गए हैं, ये खबरें हैं, ये जानकारी मिली है कि उन्होंने प्रश्न पत्र को 300 रुपये से 3000 तक में बेचे हैं। बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे छात्रों की भी प्रतिक्रिया आई है, जहां उन्होंने कहा कि हमारे पास 500 रुपये नहीं थे देने के लिए, वरना वो पेपर हमारा होता और हम भी अच्छा प्रदर्शन कर पाते। इस ट्रेंड को आप किस नज़र से देखते हैं डॉक्टर AN सहाय? अभी आपने जो बताया कुछ देर पहले डिब्रूगढ़ के सोलपुर के स्कूल के बाद, जी, ऐसे जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान हैं और इनके बच्चे ज़्यादा पकड़े गए हैं डिब्रूगढ़ में, तो एक सवाल तो उठता ही उठता है कि आखिर उसी स्कूल के बच्चे क्यों हुए, सरकारी स्कूल के बच्चे तो नहीं पकड़े गए? तो मतलब कहीं न कहीं है कि हमारे बच्चे अच्छा नंबर लाएं, और स्कूल के ऊपर भी दबाव है कि हमारे स्कूल के बच्चे टॉप 10 में आए, और इस सब के पीछे कहीं न कहीं पर यह सोचना पड़ता है कि कहीं यहीं से तो शुरुआत नहीं हो रही है। मैं तो ऐसे भी लोगों को देखा हूँ कि परीक्षा में जब प्रैक्टिकल होती है तो वो संचालक महोदय आके बैठ जाते थे, और जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, उनको खिला पिला कर हिसाब लगाकर अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जिस समाज में हम जी रहे हैं, एक ऐसा समाज बन गया है जहाँ पर ये होड़ लगी है कि हमारे बच्चे टॉपर हैं, दूसरे स्कूलों के नहीं। रहा सरकारी स्कूल के बच्चों के बारे में कि उनका ये
एफिलिएशन वापस ले लिया गया। तो सरकारी स्कूल के बच्चों में ऐसा नहीं होती है भावना, क्योंकि वहाँ पर शिक्षक नहीं है, जैसे कि अभी मैडम बोल रहे थे, बहुत तरह की कमियाँ हैं। लेकिन ये जैसे सॉल्टबुक जैसे कोचिंग संस्थानों में कमियाँ तो नहीं है, तो वहाँ तो एक चैलेंज वो लेते हैं कि हम अपने बच्चों को बढ़िया करवाएंगे येन केन प्रकारेण। तो यही समस्या है। और जहाँ तक बोल रहे थे कि पुलिस स्टेशन से प्रश्न पत्र ले जाएं या बैंक से ले जाएं, सवाल ये नहीं है कि वहाँ सुरक्षा होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वार्थ में अंधे होकर अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए इस तरह का धंधा अपना लेते हैं। और हमने पहले कुछ लोग बताया जो हैं, कि कानून का भय उन्हें है ही नहीं। और वो कुछ लोग कानून जो का हैं भय नहीं जिनकी होने संख्या से- बहुत कम है, उनके वजह से पूरा सेवा जो हाँ। है, पूरा शिक्षा विभाग है और शिक्षा मंत्री तक कांच आई है और पूरा जो सिस्टम है वो बदनाम होता है। अब आपकी बातों में मैं एकदम कुछ और प्रदूषित हो गया है। कुछ और जोड़ना चाहता हूं। डॉक्टर एन सहाय, आपने जो बातें कही हैं उसी तरह के एक मामला कछार से सामने आया, जहां पर एक शिक्षक अपनी ही बेटी को नकल कराते हुए नजर आया। उनको हटाया गया है और इस तरह का मामला एक दो नहीं कई बार आ चुके हैं। और इसीलिए असम सरकार ने 2-3 साल, मुझे वो तारीख याद नहीं आ रही है, 2016 और 17 में ऐसा किया था कि जो सेंटर इंचार्ज होंगे, जो परीक्षा निरीक्षक होंगे और जिनके कमान के अंदर परीक्षाएं होंगी, केंद्र होगा, उनके बच्चे अगर मैट्रिक की परीक्षा अपीयर करते हैं या मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वो उस समय सेवा में नहीं होंगे, नहीं बन सकते। पता नहीं कि वो इस बार वो लागू है कि नहीं नियम। अगर इस तरह होता तो शायद वो कछार वाला मामला नहीं आता। तो इस तरह की जो रिफॉर्म्स हैं वो जारी होनी चाहिए। डॉक्टर रत्ना, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि ना हर समय हमें एक एफिडेविट भरना पड़ता है, हमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हमारा कोई नियर एंड डियर, मतलब किथन किन या कोई हमारा बेटा या मेरा कोई भी रिलेटिव, यदि हम सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं या इवेलुएटर हैं तो हमें वो देना पड़ता है। सीबीएसई में तो हमने दिया था बहुत बार, हम चूंकि नहीं हमारे रिलेटिव थे, लेकिन लोग देते हैं, सर भी देते हैं। और ये हर जगह सिस्टम है, हर बोर्ड में है ये। हाँ, ये यदि कोई लोग बताता नहीं है, ये बहुत गलत बात है। कभी कोई लोग बताते नहीं हैं और वो लोग नई डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं तो सरकार को कैसे पता चलेगा, सिस्टम को कैसे पता चलेगा। लेकिन ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है कि मेरा कोई नियर एंड डियर परीक्षा में उस साल नहीं बैठा है जब मैं सेंटर सुपरिटेंडेंट हूं या इवेलुएटर हूं। राकेश, आपने सेवा पर सवाल खड़ा किया है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव हैं, लेकिन आप इस बात को लेकर मुखर हैं कि ये जो है रिफॉर्म्स होनी चाहिए और सेवा के कर्मचारी अगर इसमें संलिप्त आ जाते हैं तो सबसे पहले आपने सवाल खड़ा किया कि सेवा में भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। किस तरह के रिफॉर्म आप अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि सेवा में रिफॉर्म हो? देखिए, 2-3 विषय यहाँ पे सामने आता है। मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत मत है ऐसा जी कि ये जो मामला अभी बाहर आया है, ये मुझे नहीं लगता कि ये पहली बार हुआ है। इससे पहले भी होता रहा होगा, हमारे ध्यान में नहीं आता होगा, इस बार बाहर आया होगा। आपने जो आंकड़े अभी दिखाए उसमें एक बात मतलब ध्यान देने वाला विषय है। जो प्राइवेट संस्थान है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो लोगों का स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये जो अभी आए हैं सामने, वहाँ पे कोई कहीं ना कहीं ये बात क्लियर होता है कि सेवा को बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान ने, जो शिक्षा का व्यापारीकरण के विरोध हम हमेशा बोलते आ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं सेवा को वो लोगों ने मार्केटिंग एजेंसी की तरह व्यवहार करते आया है। उसमें अंदर जो मतलब खोद है उसको निकालना है अभी गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव को। अभी बाहर आया है तो यहाँ पे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि पिछले 10 साल में जो रैंकिंग है, रैंकिंग में कौन सा स्कूल कॉमन है, कौन सा शिक्षण संस्थान कॉमन है। क्योंकि अभी जो आंकड़े सामने आए और जो अभी जो पकड़े गए हैं ऐसे पेपर लीक मामले में, तो उसमें बहुत सारा विषय का अभी हमें दिखाई देता है, सिमिलरिटी है। तो इसलिए सभी विषयों का सुधार अभी सामने आया है और ये नेक्स्ट टाइम ना हो। और दो बात है, सिक्योरिटी वाला जो विषय है, हम चाहे थाने पे रखें, हम चाहे बैंक में रखें, अगर जिसको हम रखा है उसमें ही खोद आया तो आप कहीं पे भी रखेंगे, आप उसको सुधार नहीं कर पाएंगे। अभी फिलहाल सरकार क्या कर सकते हैं, जो डिसेंट्रलाइज है पेपर को रखने का, जो स्ट्रांग रूम का, उसको अभी सेंट्रलाइज कर सकते हैं फिलहाल। जैसे अभी हर थाने में रखा जाता था, अभी एसपी ऑफिस में रखिए, आप लोग डीसी ऑफिस में रखिए, सुबह इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए पूरा जिला में। ठीक है, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन अभी जो ये एक एक करके, जैसे आज एक सुबह आप देखेंगे भूगोल का विषय जो फेक है लेकिन उसको बाहर कर दिया, उसमें किसका इंटेंशन है, उसमें उनका क्या इंटेंशन था? क्योंकि स्टूडेंट्स एक अभी बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है कि मानसिक स्थिति उन लोगों का खराब है अभी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको बहुत सीरियसली भी लेते हैं इस एग्जाम को।
अभी लगातार 2 एग्जाम कैंसिल होने के बाद उन लोगों का मानसिक स्थिति क्या है, उन लोगों का पेरेंट्स का मानसिक स्थिति क्या है, वो समझना पड़ेगा। और उसके ऊपर कोई एक आके भूगोल का ऐसा फेक पेपर भी लीक कर देता है, उसका इंटेंशन क्या है। तो इसलिए सभी विषय को जांच करना चाहिए। और जो जुड़ा हुआ है उनसे हम बार बार यही कह रहे हैं, क्योंकि इस बार हुआ है, इस बार हम टॉक शो में बैठे हैं, ये हम उसके ऊपर डिस्कस किया है, अगले साल ना हो उसके लिए हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एज ए छात्र प्रतिनिधि कि ये सुधार लाएंगे तो ये जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको गहराई तक जाना पड़ेगा। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकालिए आप लोग, 10 साल में क्या क्या ऐसे मतलब स्ट्रक्चर में क्या क्या खामियां है उसको ख़त्म कीजिए, स्टाफ को पूरा रिफॉर्म कीजिए, पूरा सेवा को रिफॉर्म कीजिए, रिफॉर्म करके एक नया स्टाफ लाइए, नया तरीके से शुरू करिए, ताकि अगले साल स्टूडेंट्स ऐसा स्थिति का या ऐसा परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। उसके लिए सरकार करे से कड़ी कार्रवाई करे। और आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए सरकार को अगर सहायता चाहिए, हम एज ए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार को हम वॉलंटियर देने के लिए भी हम तैयार है कि आप लोग ये विषय को सेंट्रलाइज कीजिए। अभी डिसेंट्रलाइज होगा तो कहीं ना कहीं फिर से कोई ये अभी अस्थिर हो रहा है समाज, तो उसके ऊपर और कोई एक निकल जा सकता है कि कोई आके सुबह वो पेपर लीक करते। तो इसलिए सेंट्रलाइज करके सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करके आने वाला एग्जाम जितना भी बाकी है वो एग्जाम सही तरीके से हो, स्टूडेंट्स का मानसिक स्थिति अच्छा हो, ये एग्जाम अच्छे से जाए, इसके लिए ध्यान देना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव हमें लगता है आपने दिया है, सरकार को इस पर अमल करनी चाहिए। फिलहाल चर्चा जारी रहेगी, एक और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। सेवा पेपर लीक मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं, आगे से ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए क्या किया जाए। कृष्णांजन चंदा जो साउथ पॉइंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं हमारे साथ हैं, इनके पास जाते हैं। इस बार पहली बार ये प्रयोग हुआ था कि मैट्रिक की परीक्षा जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लाइन पर कराई जा रही है और 50 मार्क कम से कम MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए थे। 1 मार्क 1 सवाल, उसके मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि छात्रों में जो मैट्रिक की परीक्षा को लेकर जो पहले डर था, एक बोर्ड की परीक्षा है, पहली बार हम बोर्ड की परीक्षा अपीयर करने जा रहे हैं, हमें इससे किसी तरह से पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। लेकिन अगर NEP को अगर हम ध्यान में रखें तो ये जो परीक्षाएँ ये काफ़ी आसान है, परीक्षाएँ पहले से आसान होती जा रही हैं और इसमें सुधार भी होते जा रहे हैं। तो जो छात्रों के मन में डर है ये क्यों बना हुआ है? एक्चुअली 50 मार्क नहीं 20 मार्क का होता है जी। और 80 मार्क्स पर परीक्षा होता है, बाकी 20 मार्क होता है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में बहुत कुछ आ जाता है, लाइक अटेंडेंस एंड एवरीथिंग, वो भी आ जाता है। हम स्कूल से दिया जाता है, इंटरनल मार्क्स होता है। और अभी जो क्वेश्चन पेपर सेट, आई एम टॉकिंग अबाउट CBSE, जो क्वेश्चन पेपर जैसे सेट किया जाता है उसमें दिस आर ऑल 5% to 10% रहता है हॉट्स, लाइक हायर ऑर्डर्स थिंकिंग स्किल्स, उसमें सब कंसेप्ट एंड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन कंसेप्ट। जैसे रट के आप लिख के आओ वो चलेगा नहीं। इस बार इनका जो पॉइंट मैं इसे ऐड किया आपको बीच में, इस बार पहला जो एग्जाम था, पहला एग्जाम के दिन स्टूडेंट्स का बाइट लिया गया था, तो वो लोग बोले हम बहुत खुश है इस बार, क्योंकि वो MCQ वाला कॉन्सेप्ट इससे पहले नहीं था। उन्होंने वो बहुत इजीली एग्जाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो पहली बार जो पेपर सेट हुआ था, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, MCQ था 30 मार्क्स का MCQ था 80 मार्क्स में से। तो MCQ में वो लोग 1 मार्क का जो मतलब क्वेश्चन वो पहले बार उनका अच्छा लगा, तो मीडिया बाइट में वो लोगों ने बोला कि वो बहुत अच्छा लगा। कैसे आप सेट किया, अब जैसे MCQ होने से इजी हो जाएगा, नॉट नेसेसरी। उसमें द फ्रेजिंग जैसे होता है क्वेश्चन का या MCQ क्वेश्चन का, उसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। अब पता नहीं इसमें क्या हुआ, बिकॉज आई एम नॉट एसोसिएटेड विद सेवा और समथिंग, बट हमारा जो CBSE में जो है, मैडम कैन वाउच फॉर दैट, कि इट्स 20 मार्क का होता है इंटरनल MCQ, उसमें हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है कि येस होगा नो होगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस होता है, मतलब इट्स नॉट दैट इजी। सबको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप पढ़ाई नहीं किया, तो आपको शायद बच्चों लोग नहीं कर पाएगा जी। और जो जैसे कि आपने बोला लाइक किसे सुधार ला सकता है, देखिए जब क्वेश्चन पेपर निकालता सेवा से या CBSE से, तब तक तो ठीक ही रहता, जब पहुंचता जाके सिलेंडर पे तो वहीं कहीं घोटाला होता है। इसको सल्टाने के लिए एक ही उपाय है कि
सर्विलियंस, सिक्योरिटी एंड सुपरविजन। आगे चलकर शायद वेरी इस पर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी काम होगा, क्योंकि ये सारे उदाहरण जो सरकार के पास हैं, सरकार अब आगे काम करेगी इस पर, हमें लगता है, क्योंकि काफ़ी बातें हुई हैं। डॉक्टर एन सहाय, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे। छात्रों के ऊपर दबाव, क्या आप समझते हैं कि दबाव ज़्यादा है, इसलिए छात्र डर कर इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं और छात्र भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं? निश्चित रूप से छात्रों के ऊपर बहुत दबाव है कि उन्हें हर हालत में अव्वल आना है, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना है, टॉप 10 में आना है। अभिभावक का, समाज का, स्कूल का, कोचिंग संस्थानों का, प्राइवेट ट्यूशन जहाँ पढ़ते हैं, इतना दौड़ते हैं, सब आगे पीछे दौड़ रहे हैं। सिर्फ एक ही मकसद है कि हम कैसे सबसे बढ़िया करें, और इसके लिए दबाव है। लेकिन मेरे मन में आप लोग जब चर्चा कर रहे थे तो एक प्रश्न आ रहा था मेरे मन में कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अगर जो परीक्षा का सिस्टम है इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए और सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाए थानों में जहां रखा जाता है, और एग्जाम के ठीक पहले 2 घंटा पहले निकाल कर उसको सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाकर लड़कों को सेंटर में ही दिया जाए, तो फिर इसकी गुंजाइश शायद नहीं रहेगी जी। और ये फुल प्रूफ होगा, क्योंकि निगरानी की कमी के कारण ही, और ये डर नहीं है कि हमें कानून कुछ कर पाएगा, इस कारण पेपर लीक करना आसान हो जाता है जी। और जो ठीक लोग है। कमाते हैं, लेकिन जब दूसरे को मिल जाती है कॉपी तो वो चाहते हैं कि हमें भी कॉपी मिल जाए, एक अच्छा है जितने में मिले, एक होड़ मच जाती है। जी। हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट लेंगे रत्ना सिंह का। रत्ना सिंह, ये जो सामने आया है मामला, जो छात्र हैं जो अलग अलग राज्य के हिस्से में पढ़ रहे हैं, उनको लगता है कि एक हिस्से में छात्र कहीं इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं और उनके भविष्य पर खतरा हो रहा है, यानी उनके हिस्से में कम मार्क्स आए, वो मेहनत कर रहे हैं, और दूसरे जगह के छात्र हैं वो इस तरह की गतिविधि में लिप्त हैं। तो ये जो इनबैलेंस है, इस पर आप क्या टिप्पणी करिए, और पूरा मिलाकर आपका आखिरी कमेंट होगा? मैं तो देखिए, टिप्पणी तो ये चीज़ें हैं कि हम लोग बहुत 1 घंटे से डिस्कशंस कर ही रहे हैं। मैं आखिरी कमेंट ये देना चाहूँगी कि देखिए, सिस्टम में अभी तो कुछ नया चीज़ उजागर हो गया कि कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से संबंधित है, वो जांच की दायरे में रहेगा और वो क्लियर हो जाएगा। मैं कहना चाहूँगी कि आज यदि हम सेंटर पे फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा सेंटर को, और बढ़िया से फुल प्रूफ बनाने के लिए, जैसे हमने कहा कि सीबीएसई में पायलट प्रोजेक्ट हुआ था, उसमें ये था कि आधा घंटा पहले वो ऑनलाइन पेपर आएगा, डाउनलोड होगा और वो हो जाएगा। लेकिन वो सेंटर को हमें फुल प्रूफ के साथ टेक्निकली भी फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा, वहाँ पे करंट का व्यवस्था प्रॉपर रहे। नहीं तो ऐसा पता चला कि एग्जाम से 2 घंटे पहले पेपर आना है, वो करंट ही चली गई, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर या फिर वहाँ पे जनरेटर, जो भी सिस्टम है, इन्वर्टर, वो सारी व्यवस्था रहेंगी। अब इतना सारा हजारों स्कूलों को हम बढ़ाकर आगे बढ़ा रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, ग्रेजुअली ये भी चीज़ें हो जाएंगी। और मेरे हिसाब से अब तो सरकार का पूरा निगाह सेंटर और स्कूलों पर है, तो कमिंग डेज में बहुत रिवैम्पिंग होने वाला है। और मैं तो चाहूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे कानून में संशोधन लाया जाए और ऐसे कठोर कानून को बनाना है, प्रावधान लाया जाए, ताकि बच्चे, स्टूडेंट्स, अभिभावक और टीचर और हेडमास्टर, सेंटर सुपरिटेंडेंट सब कांप जाएं, 2 बार सोचें कि हम क्या करने जा रहे हैं। सभी को मिलकर, मैं कहूँगी सभी को मिलकर समाज का अपना अपना अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर लीजिए। अभिभावक प्लीज़ इतना मत भगाइए अपने बच्चों को कि बच्चा ही खो जाए, अपने बचपन को ही खो जाएगा। वो कम से कम उसको याद रहना चाहिए कि मैं एक बच्चा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेहनत करके आगे बढ़ूंगा। हर कोई अपना रास्ता तय करे, शांति से तय करे, भगाना नहीं है, ये कहीं कंपटीशन नहीं है। हमें स्कूलों में मानव बनाना है, दानव नहीं बनाना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है एजुकेशन सिस्टम, इसको आगे ले जाना है। और सरकार कमर कस चुकी है कि जिन्होंने गलत कदम उठाए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, तो ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो भी परीक्षाएं होंगी वो फुल प्रूफ होंगी और इस तरह की गड़बड़ियां उनमें सामने नहीं आएगी, क्योंकि पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई है उससे एक संदेश जाता है, उसका एक संकेत भी मिलता है। इसी नोट पर आज इस कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार।